ये कहानी 100-150 साल पुरानी है। उस वक्त इतनी तरक्की नहीं हुई थी जितनी आज हो चुकी है। उस वक्त सफ़र के लिए घोड़े, रहने के लिए कच्चे पक्के मकान और जलाने के लिए लकड़ियाँ होती थीं। एक छोटे कस्बे में एक प्यारी गोल मिटूल सी बच्ची मेरलन, इसकी माँ ईन और उसके नाना गिलबर्ट रहते थे। इसकी नानी का गुज़श्ता बरस इंतकाल हो गया था। अब ईन और गिलबर्ट दोनों मिलकर बीकरी चलाते थे। मेरलन के वालिद फ़ौज में थे और कई महीनों से उनकी कोई खैर खबर भी नहीं थी। मेरलन अब 6 साल की हो गई थी। अंकल रॉबर्ट कस्बे में तांगा चलाते थे। एक दिन उन्होंने एन से कहा, आइन, मेरलन अब 6 साल की हो गई है, उसे इस स्कूल दाखिल करा ही देना चाहिए। हाँ अंकल रॉबर्ट, मैं रोज़ ही सोचती हूँ, मगर आजकल आजकल करते करते भी 2 माह हो गए हैं। मैं अब ज़रूर जाऊंगी दाखिला कराने। इन ने ट्रे से बन निकाल कर काउंटर पर मौजूद शेल्फ में सजाए। हाँ, उसका स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। कल मैं 10 बजे स्कूल के पास से गुजरूंगा। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलना, मगर वक्त का ख्याल रखना, मुझे पाबंदी वक्त की आदत है। अंकल रॉबर्ट अपनी घोड़ा गाड़ी पर सुबह स्कूल के बच्चों को छोड़ते थे और बाद में सब्जी मंडी जाकर कुछ सामान अपनी घोड़ा गाड़ी पर लाद कर कस्बे में लाते थे। अगली सुबह एन ने जल्दी जल्दी बन और डबल रोटियों को शेल्फ में सजाया। मेरलन को साफ सुथरी गुलाबी फिराक पहनाई, सुनहरे बालों में सफ़ेद रबन बांध कर 2 पूनियाँ बनाई। अंकल रॉबर्ट वक्त मुकर्रा पर पहुंच गए। वो खुशी से अछल के गाड़ी पर सवार हुई। एस की उम्मी इन भी बैठ गईं। मेरलन ने अपनी उम्मी की याद कराई नज़्म झूम झूम कर पढ़ना शुरू कर दी। इन मेरलन को लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस में दाखिल हुई। प्रिंसिपल मिसेस किलारा एक हमदर्द और रहम दिल खातून थीं। उन्होंने मेरलन से उसका और उसके वालिद का नाम मालूम किया। इयन ने मिसेस किलारा को वही नज़्म सुनाने को मेरलन से कहा, जो थोड़ी सी हचकिचाहट के बाद शर्माते हुए मेरलन ने सुना ही दी। अब आयन एक फार्म भर रही थीं। मिसेस किलारा ने आयन से उनके वालिद की खैरियत और मेरलन के वालिद के खतूत और उनकी भी खैर खैरियत मालूम की। कस्बे के हर घर के अफराद को दूसरे के बारे में काफ़ी मालूमात होती थीं, इसलिए दोनों बातों में मसरूफ़ हो गईं। इधर मेरलन ने प्रिंसिपल के रूम से निकलकर मैदान का रुख किया। स्कूल में आधी छट्टी इसी वक्त हुई थी। सब बच्चे खेल कूद और खाने पीने में मसरूफ़ थे। मेरलन ने भी 2-3 बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया, मगर थोड़ी ही देर में भूख लगने के सबब उसने खेल छोड़ा और अपने छोटे से बस्ते से सेब निकालकर खाने लगी। इस्तानी ने उसे क्लास में खाने दिया कि चलो आज पहला दिन है, इसलिए उन्होंने छूट दे दी, मगर दूसरी उस्तानी ने उसको कोई रियायत नहीं दी। उन्होंने मेरलन को दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया। उसने जब देखा कि टीचर मसरूफ़ हो गईं, तो वो खेल के मैदान में पहुंच गई। थोड़ी देर में वो उकता कर मरकज़ी दरवाजे से बाहर निकल गई। मरकज़ी दरवाजे पर खड़ा चौकीदार घंटी बजाने गया था, तब दरवाज़ा खाली था। वो बग़ैर रकावट के बाहर निकल गई थी। उसने सोच लिया कि अब वो इस जगह दोबारा नहीं आएगी। वो इससे पहले कभी कस्बे के इस हिस्से में नहीं आई थी, इसलिए रास्ता भटक कर दूसरी तरफ चली गई। अब वो थक चुकी थी और उसे नींद आने लगी। उसे कुछ दूर से ऐसा लगा कि अंकल रॉबर्ट की घोड़ा गाड़ी खड़ी है। वो तेज़ी से आगे बढ़ी, मगर ये कुछ अलग सी थी। नींद हो गई के मारे वो गाड़ी के पछले हिस्से में घास की ढेरी पर सो गई। आंख खुली तो खुद को एक साफ सुथरे बस्तर पर पाया। ये दरअसल घोड़ा गाड़ी के मालिक का घर था। वो है घोड़े के लिए घास लेने ज़रा दूर चला गया था। वापसी पर उसने एक नन्ही बच्ची को अपनी गाड़ी में सोता हुआ पाया। मेरलन की नींद बहुत गहरी थी, इसलिए जगाने से भी नहीं जागी। उन्होंने मेरलन को एक किनारे करके घास के बंडल रखे। वो तो इस वक्त जागी जब वो नींद पूरी करके ताज़ा दम हो चुकी थी। मेरलन ने बस्तर से छलांग लगाई और उतर कर घर के दूसरे हिस्से की तरफ गई। कमरे से बाहर बड़ा सा सहन था। एक बूढ़ी औरत चौलाहे की तरफ मुन्ना के गालिबन कुछ पका रही थी। शाम गहरी हो रही थी। आज का मतलब था वो बहुत देर तक सूती रही थी। मेरलन कस्बे के ज़्यादातर लोगों से मानूस थी, इसलिए वो यहाँ पर खुद को पाकर भी बिल्कुल खौफजदा नहीं हुई। उसने बूढ़ी औरत से कहा कि भूख लगी है। बूढ़ी ने इंतज़ार करने का कहा। बूढ़ी का रवैया रूखा सा था। जबकि क़स्से के हर घर से उसे हमेशा मोहब्बत ही मिली थी, आज उसे अपना घर, अपनी माँ और अपने नाना की कदर हो रही थी। आज उसे एहसास हो रहा था कि ज़िंदगी सिर्फ आराम से ही नहीं गुजरती, बाज़ लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। उसका तजर्बा उसे उस बूढ़ी औरत को देखकर हो रहा था। जब बूढ़ी औरत और बड़े मियाँ ने उसके सामने खाना रखा,
تو اس نے ندیدوں کی طرح ٹوٹ پڑی، مگر اس کا ذائقہ کچھ اتنا خاص نہ تھا۔ یہ عجیب سا پتلا شوربا تھا جس کے ساتھ خشک بن تھے۔ اس نے تو ہمیشہ گرم خستہ اور تازہ بن کھائے تھے اور بہت دفعہ کھانا ضائع بھی کیا تھا۔ کھانے کے بعد بڑے میاں نے میرلن سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا، مگر اسے تو پتہ معلوم ہی نہیں ہے۔ آس نے کہا، میں آپ کو اپنے نانا اور امی کا نام بتا سکتی ہوں۔ میری امی کی بیکری ہے اور میرے ابو فوجی ہیں۔ آوا، تو تم کریسنٹ بیکری والی این کی بیٹی ہو، مگر بیٹی تم اتنی دور کیسے آ گئی؟ اس نے اسکول اور اس کا سارا ماجرا کہہ سنایا۔ بوڑھی عورت اس کی باتوں پر بار بار ہنس رہی تھی۔ اگر آج تم اسکول سے کچھ سیکھ لیتی تو یقیناً اپنے گھر کا پتہ بتا سکتی۔ بڑے میاں نے کہا کہ اب رات زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے میں صبح تمہیں اسکول چھوڑ آؤں گا۔ دوسری صبح بڑے میاں اسکول تک چھوڑنے آئے۔ اسکول میں اس کے مل جانے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر اس کے گھر بھی پہنچ گئی۔ پریشان حال این اور گلبرٹ فوراً ہی اسکول کے لیے روانہ ہو گئے۔ این نے آ کر اس کو گلے لگایا، بہت پیار کیا۔ نانا نے بھی آج غصہ نہیں۔ بڑے میاں نے سارا واقعہ کہہ سنایا اور رات دیر ہونے کے سبب اسے نہ پہنچا سکنے پر معذرت کی۔ اس واقعے کے بعد میرلن نے خود سے وعدہ کیا کہ آئندہ کھانا ضائع نہیں کرے گی اور نہ ناشکری کرے گی۔ اسے اپنے آرام دہ گھر کی بھی قدر معلوم ہو گئی تھی۔ اب وہ روز اسکول جانے اور تعلیم حاصل کرنے کا پکا ارادہ بھی کر چکی تھی۔